सोचिए आप एक घने जंगल के बीच खड़े हैं जहां पेड़ों की ऊंची छत सूरज को जमीन तक पहुंचने नहीं देती और हवा में एक ऐसी गंध तैर रही है जो ना मिट्टी जैसी है ना फूल जैसी, बल्कि किसी पुराने रहस्य की तरह आपकी सांसों में उतरती जा रही है। और तभी आपकी नज़र एक ऐसे पौधे पर जाती है जिसे कोई नशा कहता है, कोई औषधि और कोई इसे चेतना की चाबी मानता है। हम बात कर रहे हैं गांजा की, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। असली सवाल ये है कि क्या ये सच में सिर्फ नशा है या फिर ये वो दरवाज़ा है जिसे खोलते ही इंसान की सोच की पूरी परिभाषा बदल जाती है। क्योंकि इतिहास के पन्ने बताते हैं कि ये पौधा इंसान के साथ तब भी था जब इंसान ने खेती का मतलब तक नहीं जाना था। पुरातत्वविदों को इसके बीज और रेशों के निशान साइबेरिया, चीन, अफ्रीका और भारत तक मिले हैं। यानी ये सिर्फ एक पौधा नहीं था, ये संस्कृति था, जीवन का हिस्सा था और शायद एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। भारत में इसे भांग कहा गया और वेदों में इसे पंच अमृतों में गिना गया। कहानी कहती है समुद्र मंथन में जब विष निकला और सृष्टि कांप उठी, तब शिव ने उसे कंठ में धारण किया। उस तप को शांत करने के लिए यही पौधा उनके लिए प्रसाद बना और तभी से ये शिव का प्रिय और पवित्र माना जाने लगा। लेकिन केवल आस्था ही नहीं, विज्ञान भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है कि गांजे के भीतर 100 से ज्यादा यौगिक मौजूद हैं जो हमारे मस्तिष्क के एक बेहद गुप्त तंत्र से जुड़ते हैं। इसलिए ये मूड, सोच, भावनाएं और चेतना तक को प्रभावित कर सकता है। तो फिर सोचिए, क्या ये सिर्फ मनोरंजन का साधन था या प्रकृति ने इसे किसी कारण से हमारे भीतर के ताले की चाबी बनाया? और यही वो सवाल है जो हमें इस यात्रा में आगे ले जाएगा, क्योंकि जो सच आगे खुलने वाला है वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक झटका है। एक ऐसा झटका जो आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा। अब कल्पना कीजिए आप समय में पीछे लौट गए हैं, हजारों साल पहले, जब ना मोबाइल था, ना बिजली और ना आधुनिक दवाइयां, बस इंसान था और प्रकृति थी। और हर सभ्यता में एक पौधा बार बार उभरता है, गांजा। भारत में इसे साधु संत शिव का प्रसाद मानते थे। उनके लिए ये नशा नहीं था, बल्कि ध्यान को गहरा करने वाला माध्यम था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसके संकेत मिलते हैं कि इसे देवताओं का अमृत कहा गया। यानी ये केवल शरीर नहीं, मन और चेतना के लिए भी उपयोगी समझा गया। लेकिन ये कहानी भारत तक नहीं रुकती। चीन में 2700 ईसा पूर्व के आसपास सम्राट शेन नोंग ने इसे दर्द, नींद और मानसिक संतुलन के लिए इस्तेमाल किया। मिस्र में ममीज के पास इसके बीज और पराग मिले, जिससे लगता है कि वे इसे मृत्यु के बाद की यात्रा का साथी भी मानते थे। मध्य अमेरिका की प्राचीन सभ्यताओं की दीवारों पर अनुष्ठानिक धुएं और पाइपों की आकृतियां मिली और विद्वानों का मानना है कि वे इसे देवताओं से संवाद का रास्ता समझते थे। तिब्बती परंपराओं में कहा जाता था कि ये तीसरा नेत्र और हृदय केंद्र को जागृत कर सकता है। अब सोचिए, अलग भूगोल, अलग भाषा, अलग संस्कृति, फिर भी एक जैसी धारणा। क्या ये संयोग है या किसी सार्वभौमिक अनुभव की परछाई? और अब अगला कदम और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि ये पौधा सिर्फ परंपरा नहीं, ये सीधे शरीर के भीतर के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर पहले से एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसे ये पौधा पहचानता है, जैसे कोई खोई हुई चाबी अपने ताले को पहचान ले। सोचिए, अगर कोई पौधा शब्दों के बिना आपके दिमाग से बात करे, सीधा असर करे। ये सुनने में अजीब है, लेकिन यही सच है। हमारे शरीर में एक गुप्त तंत्र है, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। ये सिस्टम हमारे मूड, भूख, नींद, याददाश्त और भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। यानी आपकी रोज की हकीकत का संचालन इसी के आसपास होता है। गांजे में मुख्य रूप से 2 यौगिक चर्चा में आते हैं, THC और CBD। THC वो है जो वास्तविकता की धारणा बदल देता है और CBD वो है जो शांति, दर्द में राहत और चिंता को कम करने में मददगार माना जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे शरीर में खुद ऐसे प्राकृतिक रसायन बनते हैं जो इन्हीं जैसे काम करते हैं, जिन्हें एंडोकैनाबिनॉइड्स कहा जाता है। यानी प्रकृति ने हमारे भीतर पहले से वो दरवाजा बनाया और इस पौधे में उसकी चाबी रख दी। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ जैविक संयोग है या किसी गहरे डिजाइन का हिस्सा? रिसर्च बताती है कि THC जब हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर असर करता है तो सोचने का पैटर्न बदल सकता है, चीजें नए कोण से दिख सकती हैं। इसी वजह से कई कलाकार, दार्शनिक और साधक इसे रचनात्मकता का स्रोत मानते रहे हैं। कुछ अध्ययनों में ये भी देखा गया कि ये ध्यान जैसी ब्रेन वेव्स को सक्रिय कर सकता है, अल्फा और थीटा, यानी शांति और गहराई वाली अवस्थाएं। लेकिन यहाँ एक सख्त सच भी है, हर दिमाग एक जैसा नहीं होता। किसी को ये सुकून देता है तो किसी को बेचैनी और अस्थिरता, और इसलिए ये खेल हल्का नहीं है। यही दोहरा असर हमें आगे ले जाता है, जहां बात होगी उन योगियों, साधुओं और तांत्रिकों की जिन्होंने इसे साधना में जगह दी और जिनके लिए एक कश भी अनुष्ठान था, शौक नहीं। अब आंखें बंद कीजिए और देखिए काशी के घाट, गंगा की लहरों की आवाज, हवा में धूप की खुशबू
मंत्रों की गूंज और एक साधु हाथ में चिलम लिए बैठा है। एक कश और उसकी सांसें धीमी, उसकी पलकें भारी, और फिर वो जैसे भीतर की किसी गुफा में उतरने लगता है। सवाल ये है, क्या ये केवल नशा है या प्राचीन अनुशासन का एक रहस्य? योग और तांत्रिक परंपराओं में इसे कई बार ध्यान को गहरा करने वाला साधन माना गया, लेकिन नियम के साथ तांत्रिक ग्रंथों का संकेत यही रहा कि सेवन साधारण क्रिया नहीं, अनुष्ठान है। समय, मंत्र, मुद्रा, शुद्धिकरण और उद्देश्य सब तय होता था। पहले साधक शरीर और मन को तैयार करता, फिर ध्यान में बैठकर मंत्र जप करता, और तभी इसे चेतना को ऊपर उठाने वाला माना जाता। योगियों की भाषा में ये आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र से जुड़ी अनुभूतियों को तेज कर सकता है। कुछ साधुओं का अनुभव कहता है कि मंत्र की ध्वनि भीतर ऐसी गूंजती है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी लय में सांस ले रहा हो। और विज्ञान भी ये मानता है कि THC और CBD मस्तिष्क की तरंगों पर असर डालकर ध्यान जैसी अवस्था के करीब ले जा सकते हैं। लेकिन परंपरा साफ कहती थी, ये मार्ग हर किसी का नहीं। गुरु के बिना, अनुशासन के बिना ये आग बन सकता है, दीपक नहीं। इसलिए कहा गया, भांग साधन है, साध्य नहीं। यानी ये सीढ़ी हो सकती है, मंजिल नहीं। और अब इसी के साथ अगला अध्याय खुलता है, क्योंकि जहां रोशनी है वहां अंधेरा भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। अब बात करेंगे गांजे के जोखिम और उन सच्चाइयों की जिन्हें अक्सर लोग या तो छिपाते हैं या बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आग खाना पकाती भी है और जला भी देती है। गांजा भी वैसा ही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये हर किसी के लिए नहीं। विज्ञान बताता है जिन लोगों में पहले से डिप्रेशन, एंजाइटी या साइकोसिस जैसी प्रवृत्तियां हों, उनके लिए इसका प्रभाव नुकसानदेह हो सकता है। ये बेचैनी, भ्रम और अस्थिरता बढ़ा सकता है। दूसरा बड़ा जोखिम है आदत और निर्भरता। बहुत लोग कहते हैं ये लत नहीं लगाता, लेकिन लगातार सेवन से दिमाग इसकी आदत बना सकता है। फिर बिना इसके बेचैनी, नींद की समस्या, ध्यान की कमी और चिड़चिड़ापन हो सकता है। तीसरा खतरा युवाओं में ज्यादा है। 18 वर्ष से कम उम्र में लगातार उपयोग मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकता है। स्मृति और निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है। चौथा, शारीरिक पहलू। धूम्रपान के रूप में सेवन करने पर फेफड़ों की क्षमता घट सकती है। खांसी, सांस की दिक्कत और कुछ मामलों में हृदय गति तेज होने का खतरा भी रहता है। और पांचवा खतरा कानूनी है। कई जगह आज भी ये अवैध है और भारत में NDPS एक्ट 1985 के तहत कई रूपों में ये अपराध की श्रेणी में आता है। यानी एक छोटा सा कदम बड़ा नुकसान बन सकता है। फिर सवाल उठता है, अगर ये इतना जोखिम भरा है तो प्राचीन सभ्यताएं इसे पवित्र क्यों मानती थीं? जवाब है अनुशासन, उद्देश्य और सीमाएं। उनके लिए ये रोज की आदत नहीं, एक सीमित साधना थी। और यही बात हमें उस बड़े मोड़ पर ले जाती है कि आधुनिक दुनिया ने इसे अचानक अपराध क्यों बना दिया। क्या कारण स्वास्थ्य था या फिर कोई बड़ा आर्थिक और राजनीतिक खेल? अब सुनिए वो कहानी जहां पौधा नहीं, सत्ता बोलती है। कैसे एक औषधि अपराध बना। 20वीं सदी की शुरुआत में कई उद्योग इस पौधे से डरते थे। हेम्प फाइबर कपास के लिए खतरा था क्योंकि ये मजबूत और उपयोगी था। कागज उद्योग को डर था कि हेम्प से सस्ता, टिकाऊ कागज बनेगा। पेट्रोलियम और केमिकल सेक्टर को डर था कि हेम्प ऑयल और इसके विकल्प उनके कारोबार को चुनौती देंगे। फिर मीडिया और प्रचार का दौर आया। डर बेचकर कानून बनवाए गए। सनसनीखेज खबरें फैली कि ये हिंसा, पागलपन और अपराध बढ़ाता है। फिल्मों और अखबारों ने एक छवि गढ़ दी और जनता ने उसे सच मान लिया। फिर कानून आए, टैक्स एक्ट आए और धीरे धीरे इसे सबसे खतरनाक श्रेणी में डाल दिया। इसके बाद कई देशों ने वही मॉडल अपनाया और भारत में भी 1985 के बाद कड़ा ढांचा बना और जो पौधा कभी परंपरा का हिस्सा था वो अपराध बन गया। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि असली डर सिर्फ स्वास्थ्य नहीं था, असली डर था स्वतंत्र सोच, क्योंकि चेतना बदलने वाला कुछ भी सत्ता को असहज करता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अब 21वीं सदी में तस्वीर पलटी है। कई देश इसे वैध कर रहे हैं, पर क्या ये वापसी आजादी है या एक नया जाल? अब देखते हैं नया खेल, नई पैकेजिंग और पुरानी भूख। 21वीं सदी में कई जगह गांजा वैध होने लगा। मेडिकल उपयोग की मंजूरी मिली। दर्द, मिर्गी, PTSD और नींद जैसी समस्याओं में संभावनाएं दिखीं। लगा कि सच जीत रहा है। लेकिन तभी एक नई इंडस्ट्री खड़ी हुई, बिग कैनबिस। अब साधु या छोटा किसान नहीं, बड़ी कंपनियां तय करती हैं क्या बिकेगा, किस दाम पर, कितनी पोटेंसी होगी। बीजों पर पेटेंट, पैकेजिंग पर नियंत्रण और टैक्स के जरिए इसे प्रीमियम उत्पाद बना दिया गया। जो पौधा कभी गांव की मिट्टी में सहज था, वो अब चमकदार डिब्बों में महंगा हो गया। कई जगह खेती करने वाले पुराने किसानों पर कानून सख्त रहे और फायदा कंपनियों को मिला। यानी लीगलाइजेशन भी कभी कभी जनता की जीत कम और कॉर्पोरेट का विस्तार ज्यादा लगती है।
तो असली सवाल बदल जाता है। गांजा सही या गलत नहीं, बल्कि ये कि हम इसे किस नज़र से देख रहे हैं, साधन या व्यापार। और अब अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं, जहां बात पौधे से ज्यादा इंसान की मंशा की होगी, क्योंकि सच हमेशा वहीं छिपा होता है जहां हम कम देखते हैं, अपने भीतर। हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। एक पौधा जो सभ्यताओं में पूजित रहा, साधना में प्रयोग हुआ, फिर राजनीति का मोहरा बना और अब कारोबार का राजा बन रहा है। तो आखिर ये है क्या? नशा, औषधि या चेतना का सेतु? सच ये है, ये मंजिल नहीं, औजार है। जैसे नाव नदी पार कराती है पर किनारा नहीं होती, वैसे ही ये साधक को गहराई तक ले जा सकता है, मगर लक्ष्य भीतर ही है। परंपरा ने कहा साधन है, साध्य नहीं। विज्ञान भी बताता है ये रिसेप्टर्स और तरंगों को सक्रिय कर सकता है, जिससे शांति, रचनात्मकता और अनुभूति बढ़ सकती है। पर गलत उपयोग लत, अस्थिरता और अंधेरा भी दे सकता है। फर्क आपके उद्देश्य से पड़ता है। अगर उद्देश्य केवल आनंद है तो ये जाल बन सकता है। अगर उद्देश्य आत्मिक विकास है तो ये सिर्फ एक सीढ़ी है। अब सवाल आपसे है, आप इसे सिर्फ नशा मानेंगे या प्रकृति का वो संकेत जो याद दिलाता है कि असली शक्ति भीतर है? दुनिया ने इसे कभी पवित्र कहा, कभी अपराध और अब बिजनेस, लेकिन रहस्य वही है। चेतना की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। इसलिए याद रखिए, कोई भी साधन हो, वो सिर्फ रास्ता है। मंजिल वो अवस्था है जहां मैं और मेरा मिटते हैं और केवल सत्य बचता है। और वही सबसे बड़ा रहस्य है कि असली ब्रह्मांड बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी टिप्पणी में लिखें सत्य भीतर है, ताकि ये विचार और लोगों तक पहुंचे और हम सब मिलकर चेतना की इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें।